तो ये है नया मैकबुक एयर M4 और मुझे लगता है फाइनली मेरे M1 के ऊपर एक ये वर्दी अपग्रेड है। आई नो कम प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ है बट वही सब कुछ नहीं है। मैंने भी इसको प्री ऑर्डर किया था, पिछले कुछ दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि क्यों अपग्रेड किया, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक AKA योर टेक गाय। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ एक टैप की बात है। अब अनबॉक्स तो इसको मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन बॉक्स में क्या कुछ मिलता है ये बताता हूँ। सबसे पहले ये मैकबुक मिलेगा और मेरे पास इसका 16 GB रैम 512 GB वाला ऑप्शन है विद 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। उसके बाद ये 2 मीटर की मैगसेफ केबल मिलती है। ये कलर मैच्ड केबल है, ब्रेडेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है। कुछ मैनुअल्स मिलती हैं और अब एप्पल स्टिकर साथ में नहीं आते। उसके बाद ये चार्जर मिलता है और ये 35 वॉट का डुअल चार्जर है। सो ट्रैवलिंग के लिए बढ़िया रहेगा, 2 चार्जर्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप 512 GB वाला सिलेक्ट करते हो तो 70 वॉट का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वो भी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, दोनों ही चार्जर्स के लिए। 70 वॉट वाला अगर आप लेते हो तो फास्ट चार्ज भी कर पाओगे, और अगर आप 256 GB वाला ये ऑप्शन लेते हो तो वही स्टैंडर्ड 30 वॉट का चार्जर मिलेगा। अब ये जो मैकबुक मैंने इस बार लिया है ये इस नए स्काई ब्लू कलर में लिया है। ऑल्दो इसका स्टारलाइट कलर भी अच्छा लगा था मुझे, बट पर्सनली ये वाला कलर ज़्यादा बेटर लगा मुझे। काफ़ी रिफ्रेशिंग है, ज़्यादा ब्लू भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा टिंट है मेटल में, तो अच्छा लगता है देखने में। डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करेगा ये। फिंगरप्रिंट्स का भी इसके ऊपर पता नहीं चलता। जो डिज़ाइन मिलता है इस मैकबुक में वो सेम ही है पुराने M2 या M3 वाला। सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये स्काई ब्लू कलर ही है। बट अगर आप मेरी तरह M1 से अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली ये डिज़ाइन आपको अलग लगेगा। डिज़ाइन एकदम फ्लैट है इसका, 13 इंच का फॉर्म फैक्टर है और काफ़ी पतला सा है ये। लाइट वेट भी है काफ़ी, सिर्फ 1.24 kg वेट है इसका। पोर्टेबिलिटी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है ये। पूरी मेटल बॉडी मिलती है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच होते हैं मैकबुक्स बिल्कुल। बट एक चीज़ जो टॉप नॉच नहीं मिलती है वो है इसकी ये नॉच। थोड़ी सी अटपटी लगती है, स्पेशली जब मैं स्क्रीन्स के बीच में स्विच करता हूँ काम करते हुए। सो मे बी अभी हैबिट नहीं है, और अगर थोड़ा सा डार्क थीम का वॉलपेपर लगा दें तो थोड़ी कम नोटिस होती है। अब सबसे बड़ा चेंज जो इस नए मैकबुक एयर के अंदर मिलता है वो है इसकी M4 चिप, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये नई M4 चिप जो है 3 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है, पिछली M3 की तरह। बट अब यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा CPU कोर्स मिलते हैं जो कि एफिशिएंसी कोर्स हैं। इसके जो टोटल 10 कोर्स हैं उनमें से 4 आपके परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं और 6 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। और हमने देखा है भाई पहले भी कि एप्पल की जो सिलिकॉन चिप्स हैं कितनी पावरफुल हैं। यहाँ पे एप्पल क्लेम करता है कि M1 के कंपैरिजन में 2 टाइम्स बेटर है। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको कंपेयर करें। मैंने इसको कंपेयर किया M1 से, M2 से। इवन विंडोज़ का एक लैपटॉप जो मैं मानता हूँ इसका कंपटीटर भी है, सेम बजट में भी आ जाता है, Asus ZenBook 14, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था चैनल पे, उससे भी इसको कंपेयर किया है। सबसे पहले सिंगल कोर स्कोर में ये M4 बड़े आराम से M1, M2, इवन अल्ट्रा 7 फ्रॉम Asus ZenBook 14 सभी को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर देता है Geekbench 6 कोर्स में। Cinebench R23 और 24 में भी सेम ही चीज़ देखने को मिलती है। M4 परफॉर्म्स एक्सेप्शनली वेल, और ये M4 M1 से 50 से 60% हायर स्कोर करता है ओवरऑल, जो कि एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। मल्टी कोर स्कोर्स में भी M4 70% हायर स्कोर करता है M1 से। अल्ट्रा 7 को भी बीट कर देता है जिसमें 16 कोर्स हैं। बट Cinebench R23 में अगेन अल्ट्रा 7 ज़्यादा स्कोर कर लेता है इससे, और Cinebench 24 में ये मामला नेक टू नेक है। बट एक बात ये भी है कि 10 कोर का होने पर भी ये 16 कोर वाले प्रोसेसर को टक्कर दे रहा है, और इस लैपटॉप में कोई एक्टिव कूलिंग भी नहीं है, ना ही फैन मिलता है। GPU की बात करें इसकी तो M1 और M4 में आप देखोगे क्लोज टू 2x चला जाता है ये, और इंटेल आर्क वाला जो GPU है उसके भी ऑलमोस्ट एट पार है OpenCL स्कोर में। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ ये सब आपके लिए। अगर आप M1, M2 से M4 के ऊपर जाते हो तो आपको 70 to 80% का जंप मिलेगा परफॉर्मेंस में। ये मैं ओवरऑल CPU GPU मिलाकर बात कर रहा हूँ। बट अगर आप M3 से M4 पे जाते हो तो 15 से 20% का ही जंप आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात ये भी, अगर कोई और विंडोज़ लैपटॉप आप इससे कंपेयर करोगे सेम बजट का, तो यहाँ पे ये मैकबुक्स एक्चुअल लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज है इनके क्लोज्ड इकोसिस्टम का, जिसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो अगर अच्छी लग रही है अभी तक तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इस नॉच के ऊपर मैं दोबारा आना चाहूँगा। ठीक है अटपटी लगती है, बट एक चीज़ की वजह से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं फाइनली। इसमें 12 मेगापिक्सल का सेम सेंटर स्टेज कैमरा आ गया है जो पहले मैकबुक प्रोज में आया था। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। ये डेस्क व्यू को भी अब सपोर्ट करता है। पहले डेस्क व्यू और सेंटर स्टेज अगर यूज़ करना रहता था तो आईफोन की ज़रूरत पड़ती थी इन मैकबुक्स को। अब ये सारे काम बिना किसी आईफोन के कर सकते हैं, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो क्वालिटी है इसके वेबकैम की उसमें डेफिनेटली अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। बाकी इससे जो क्वालिटी आ रही है उसका आप आइडिया लगा ही सकते हो। ऑडियो क्वालिटी का भी आपको पता चल रहा होगा। 3 माइक सेटअप मिलता है इसके अंदर। आई नो अच्छी आ रही होगी, बाकी आप आइडिया लगा ही लोगे। कनेक्टिविटी की बात करें इस नए मैकबुक एयर की तो यहाँ पे वाईफाई 6 से मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.3 है।
और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो वैसे तो पिछली जनरेशन वाले पोर्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे एक साइड पे हेडफोन जैक है, दूसरी साइड पे एक मैगसेफ पोर्ट मिलता है, 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, और ये दोनों पोर्ट जो है ना अब थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हो चुके हैं, तो इनकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो आप इससे 2 6K डिस्प्लेज या फिर 2 4K डिस्प्लेज कनेक्ट कर सकते हो, वो भी मैकबुक की लिड को ओपन रखे। सो 3 डिस्प्ले वाला सेटअप बना सकते हो चाहो तो। और ये जो मैगसेफ पोर्ट और मैगसेफ केबल है ये भी काफ़ी कमाल है। इस मैगसेफ का एक फ़ायदा ये है कि चार्जिंग इंडिकेटर एक तो यहीं पे मिल जाता है, इसका मैग्नेटिक कनेक्शन वैसे काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मान लो अगर कभी ये केबल खिंच जाए या फिर झटका लगे अचानक से तो निकल भी जाती है, और केबल के डैमेज होने के या फिर मैकबुक के गिरने के चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। वैसे एक फ़ायदा और है इस मैगसेफ पोर्ट का, इस मैकबुक के अंदर पोर्ट्स वैसे ही कम मिलते हैं, तो दोनों टाइप सी पोर्ट्स हमेशा फ्री ही रहेंगे। अब मेरा M1 वाला मैकबुक एयर आज भी अच्छी खासी बैटरी दे देता है, और ये तो नया M4 चिप है, तो ये भी बैटरी बैकअप अच्छा ही देगा, बट अभी मैं क्योंकि प्रोसेस में हूँ तो बाद में ही बता पाऊंगा इसका बैटरी बैकअप डिटेल में। बट एप्पल क्लेम करता है कि 18 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा, जो कि सेम है पिछली जनरेशन से। ऑन पेपर इन्होंने वॉटेज भी बढ़ाई है थोड़ी सी, सो आई एम श्योर कि बैटरी बैकअप ही अच्छा दे देगा M1 की तरह ही। अब इस मैकबुक की 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कोई और लैपटॉप इस सेगमेंट में बीट नहीं कर सकता। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले, इसके लिए कोई OLED डिस्प्ले नहीं है, ना ही हाई रिफ्रेश रेट ऑफर करती है, बट एक कलर एक्यूरेट और रिलायबल ऑप्शन है। चाहे आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, चाहे फोटो एडिटिंग या फिर नॉर्मल कंटेंट कंजप्शन, सभी के लिए एक अच्छी डिस्प्ले है। कलर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। ये एक 10 बिट वाली IPS डिस्प्ले है, P3 को भी सपोर्ट करती है, और 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है। सेकंड मैं बात कर रहा हूँ इसके स्पीकर्स की। M1 के अंदर अप फायरिंग स्पीकर्स थे, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले के पास 4 स्पीकर सेटअप मिल जाता है, तो साउंड ऐसा डिस्प्ले से टकरा कर आती है, ऐसा लगता है ज़्यादा डीप भी फील होती है। अपने M1 से बेस इनका मुझे ज़्यादा लगा, थोड़े से और रिच भी साउंड करते हैं, और लाउड इतने हैं कि आपको कभी भी किसी एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा और चौथा मैं बात कर रहा हूँ उसके ट्रैक पैड और कीबोर्ड की। आई मीन अगर आपको इनकी आदत लग गई एक बार, तो किसी और लैपटॉप पे स्विच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। कीबोर्ड की कीज काफ़ी टेक्टाइल मिलती हैं, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म में इन मैकबुक्स के साथ एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि सालों बाद भी इनके कीबोर्ड्स बिल्कुल नए जैसे लगते हैं, इसलिए M1 से इसके ऊपर स्विच करने में मुझे कोई अलग फील नहीं आई। आपको एक टच ID भी मिल जाती है, बढ़िया काम करती है एकदम। फेस अनलॉक से मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। ट्रैक पैड भी इसका ग्लास वाला मिलता है, हैप्टिक फीडबैक बहुत स्ट्रांग मिलता है। इसको इंटीग्रेट भी पूरे मैकओएस में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और जेस्चर्स इन मैकबुक्स के होते ही बहुत स्मूथ हैं। सो ये जो 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, और कोई और लैपटॉप इवन इससे हायर सेगमेंट का विंडोज़ में ये सेम चीज़ें ऑफर नहीं करता। अब चलो ये सारी बात ठीक है, M4 भी काफ़ी पावरफुल है, हमने देख लिया, बट जो रियल वैल्यू है ना इस बार इन मैकबुक्स में, वो ये है कि 16 GB रैम से स्टार्ट होते हैं बेस मॉडल से ही। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इन बेस मॉडल्स की, उसको सॉल्व कर देता है SSD स्वैप मेमोरी की। तो जब भी इन बेस मॉडल्स में कोई हैवी टास्क करते थे और रैम कम पड़ती थी, तो ये SSD के अंदर स्वैप मेमोरी क्रिएट कर देते थे, और ओवर टाइम अगर आप हैवी टास्क करते रहो तो ये जो SSDs होती हैं इसकी, ये डिग्रेड जल्दी होती हैं, और ओवर द टाइम मैक आपको स्लो लगने लगता है। वीडियो एडिटिंग के अंदर मुझे भी अपना जो मैकबुक एयर M1 है ये स्लो लगने लगा था थोड़ा बहुत, क्योंकि जब से मैंने 4K 24 FPS पे शिफ्ट किया है, फाइनल कट प्रो हल्का फुल्का लैग करने लगा था। सो कहीं ना कहीं ये 16 GB रैम वाला मैकबुक एयर M4 इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मेरे लिए, और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा रीज़न भी था अपग्रेड करने का। अगर ये 8 GB रैम के साथ ही आता तो मैं इसको भी स्किप कर देता M3 की तरह। अब इसका जो प्राइस कम आया है, तो 16 GB रैम के साथ इसका बेस मॉडल आपको 89,000 में मिल जाएगा डिस्काउंट्स के बाद, जो कि एक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी डील है। तो ये जो प्राइस कम आया है, तो कहीं ना कहीं इस बात की एडवांटेज आप उठा सकते हो, 512 GB SSD पे अपग्रेड कर सकते हो, और मेरे हिसाब से करना चाहिए अगर आपका बजट है तो। मुझे ये 512 GB SSD वाला 1,10,000 में पड़ गया है, जो पिछले साल के बेस मॉडल के प्राइस में आ जाता है। सो कहीं ना कहीं 512 GB इस साल मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा सेंस बना रहा था। इवन जब मैंने SSD स्पीड टेस्ट रन किया इसके ऊपर, तो स्पीड्स काफ़ी अमेजिंग निकल कर आई। राइट स्पीड्स तो काफ़ी ज़्यादा थी कंपेयर टू माई 256 GB M1 एयर, और रीड स्पीड्स भी काफ़ी बेटर थी। अब हमें पता है कि भाई एप्पल पहले भी अपनी SSDs के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, और इस बार तो प्राइस भी कम किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि SSD के मामले में कॉस्ट कटिंग ना कर दें, बट SSD की अच्छी स्पीड देख के 512 GB वाली की मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था 512 GB SSD को लेने का, कि इसके साथ जो CPU मिलता है, 10 कोर CPU और 10 कोर GPU, 2 कोर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं GPU में बेस मॉडल से, और ये जो कॉम्बिनेशन है अब कहीं ना कहीं मैच हो जाता है 14 इंच मैकबुक प्रो से, जो 1,70,000 का आता है। अब मैं पहले मैकबुक प्रो ही लेने की सोच रहा था, लेकिन ये सब देखने के बाद कि भाई सेम परफॉर्मेंस मिल रही है और 50,000 भी बच रहे हैं, मैंने फाइनली M4 मैकबुक एयर ही लिया। और थर्मल्स का आइडिया मुझे M1 से ही लग गया था कि बिना फ़ैन के भी ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। एक्स्ट्रा पोर्ट्स की मुझे पिछले 4 साल में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेरा मॉनिटर है उसको मैं टाइप C से कनेक्ट करता हूँ,
और कैमरा से शूट नहीं करता, तो इसलिए SD कार्ड स्लॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और इनकेस अगर फ्यूचर में पड़ी तो एक हब अच्छा खासा 5000 में आ जाएगा, बाकी आज तक तो हब की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके अलावा 60 हर्ट्ज़ लैपटॉप में मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं था, और 120 हर्ट्ज़ और जो अच्छे स्पीकर्स मिलते हैं प्रो में वर काइंड ऑफ अ गुड टू हैव फॉर मी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है अब कहीं ना कहीं एयर और प्रो मॉडल्स के अंदर, खासकर परफॉर्मेंस के मामले में। और अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो 10 कोर CPU 8 कोर GPU वाला M4 16 GB रैम के साथ, ऑलरेडी वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, 256 GB SSD है, तो आप एक्सटर्नल SSD यूज़ कर सकते हो, वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैं हमेशा से रिकमेंड भी करता था और खुद अपने M1 बेस मॉडल के साथ मैंने वही यूज़ करी है। और इस नए M4 मैकबुक एयर के साथ आई थिंक दैट वैल्यू फॉर मनी फैक्टर इज बैक, जो हमें M1 में देखने को मिला था और कहीं ना कहीं M2 में M3 में मिसिंग था, और उनके सामने M1 हमेशा एक ज़्यादा बेटर डील लगता था। और ये वाला जो M4 मैकबुक एयर है, ये मैं आपको अभी भी रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको किसी सेल वगैरह के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी, सो सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। बाकी आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप सजेशन भी दे सकते हो। विंडोज़ और मैक में कंफ्यूज्ड हो और स्टूडेंट हो तो ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना।